नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, चर्चा द ट्रुथ। और आज की जो चर्चा है वो ट्रंप के टैरिफ पर ही केंद्रित है, क्योंकि टैरिफ का सवाल जितना भी इसके जवाब तलाशे, उत्तर तलाशने की कोशिश कीजिए, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये पहेली जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग दिशा, अलग अलग बिंदुओं से जो है उलझती भी दिख रही है, सुलझती भी दिख रही है। लेकिन कुछ ना कुछ ये स्पष्ट हो सका है कि दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो जटिलताओं और संघर्ष और मुश्किल चुनौतियों से जूझ रही हैं। हमारे साथ शीतल पी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ रहे हैं, भारत के वरिष्ठ पत्रकार। आइए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं चर्चा द ट्रुथ के मंच पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ। इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं कि सच क्या है। तो आज की हमारी यही कोशिश है कि ट्रंप के टैरिफ का सच क्या है। कभी वो ब्लैकमेलिंग करते हुए नजर आते हैं कि अगर आप रेसिप्रोकल टैरिफ का अगर जवाबी कार्रवाई करते हैं तो आपको चीन की तरह जो है और ज़्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। हालांकि फिर वो चौंका भी देते हैं, 90 दिनों का पॉज कर देते हैं, कहते हैं कि पहले हम बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि 70+ जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अप्रोच किया है। हालांकि बातचीत ही अगर करनी होती ट्रंप प्रशासन को तो शायद वो पहले बातचीत का जो एक अवसर है उसी पर फोकस करते, ना ही टैरिफ लगा देते। तो ये दुनिया भर के जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, और उसमें भारत के नागरिक भी शुमार हैं, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़ा जो मार्केट है वो भारत ही है। तो मैं समझना चाहती हूँ कि ट्रंप टैरिफ को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वो सिर्फ इसे एक ऐसा टूल बना रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सी डुगडुगी बजा रहे हैं और इसका कितना असर होगा, और उसके हिसाब से वो खुद को रोक लेते हैं। सबसे पहले कुछ स्पष्टता मैं चाहती हूँ कि ट्रंप के टैरिफ को कैसे आप देख रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल असाधारण किस्म का फैसला है जो राजनय हम लोगों ने देखा है दुनिया का। उसमें इस तरह का गिमिक करते हुए हमने इतने बड़े महादेश को, जो दुनिया के सबसे बड़ा महादेश है आर्थिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी, और जिसे व्यंग में लोग दुनिया का दरोगा भी कहते हैं, उसकी ओर से ऐसा कुछ किया जाना बहुत ही हलचल भरा था और इसने दुनिया के अर्थशास्त्र को डगमगा दिया। अब ये पता लगा है कि जब ये काफी 1 हफ्ता 10 दिन इस सब में गुजरा और उन्होंने 90 दिन की लीड दी बाकी देशों को, चीन को छोड़ के, तो लगा है कि मूलतः उनकी समस्या चीन है। और वैसे वो बाकी देशों को उन्होंने इसलिए लपेट लिया कि छोटा 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 सबका योगदान है, तो एक ही डंडे से सबको कर लें। लेकिन बाकी लोगों के लिए वो उन्होंने एक पॉज दिया है। लेकिन चीन के मामले में आप जानती हैं और सभी जानते हैं कि उन्होंने कल फिर उनके विरुद्ध कुछ बढ़ाया है और उसे 145% तक बढ़ा दिया है जी। चीन और के बीच जो ये द्वंद्व है, इसकी बात समझ में आती है। चीन ने इधर अपने आप को पिछले 30 सालों में अपने आप को उसने भी एक आर्थिक महाशक्ति में बदल दिया है। इसके साथ ही उसने दुनिया के औद्योगिक उत्पादन के सबसे बड़े केंद्र के रूप में, बल्कि दुनिया भर में जितना उत्पादन होता है उसका आधे से ज्यादा अकेले चीन करने में सक्षम रहा। खुद अमेरिका से उसका व्यापार का संतुलन है वो चीन के पक्ष में है। वैसे तो चीन का दुनिया में जिसके साथ भी व्यापार है वो लगभग सभी जगह उसी के पक्ष में है जी। ये एक अजीब स्थिति है, ऐसा किसी देश के साथ साधारणतया नहीं होता। तो चीन ने भी इस असाधारण स्थिति अपने को के तौर पर विकसित कर लिया है। और हम देख रहे हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि चीन उनसे वार्ता के लिए पेशकश करे और उनकी शर्तों पे कुछ झुक के आए। वो ये चाहते हैं, लेकिन चीन ऐसा करता हुआ दिख नहीं रहा है। उसकी वजह यह है कि ये जो व्यापार घाटा है अमेरिका का कुल, वो 1 ट्रिलियन से थोड़ा कम है, 900-950 बिलियन है। लेकिन जो फैसला ट्रंप साहब ने लिया उससे दुनिया के बाजारों में जो नुकसान हुआ, कहा जा रहा है कि 10 ट्रिलियन से ज्यादा शेयर मार्केट से उड़ गए जी। खुद ट्रंप की अपनी कंपनियों के, उनके जो मित्र हैं सबसे बड़े रईस दुनिया के एलन मस्क, उनकी कंपनियों के और तमाम लोगों के पैसे गायब हो गए। एक दिन जरूर जब ये खबर आई कि अब कुछ चेंज होने वाला है तो थोड़ा सा बाजार उठा, लेकिन उसके बाद आज फिर कल जो, अब तो वहां आज सैटरडे ही होगा भी, अब जो होगा मुझे नहीं पता जी। तो वो भी वहां भी बाजार गिर गया। तो इससे सबसे दुनिया भर में जो सप्लाई चेन है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, जो व्यापार का गणित है, ये सब प्रभावित हुआ। एक इससे और डेवलपमेंट हुआ कि एशिया के वो बहुत सारे देश जो चीन के प्रतिद्वंदी हैं,
चाहे दक्षिण कोरिया हो, जापान हो, और जो अमेरिकन पाले में कहे जाते थे, उन सब लोगों ने चीन से बातचीत की। जी। यूरोपियन यूनियन ने भी चीन से बातचीत इनिशिएट करने की खबर आई, जिसका आपने जिक्र किया। तो ऐसा भी हो रहा है, ट्रंप जैसा चाह रहे हैं एग्जैक्टली नतीजे वैसे नहीं आ रहे हैं। जी। नतीजे उल्टे भी आ रहे हैं। दुनिया के दूसरे देश वो तो ये घोषणा कर रहे हैं कि 70 देश उनके यहाँ मतलब टैरिफ पर बात करने के लिए रिक्वेस्ट करने पहुंचे। उसका तो हमें बहुत नहीं पता है, लेकिन ये सब हमें पता लग रहा है कि एक चीन एशियान देशों में अपनी बाजार की स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश में जा रहा है। बहुत जल्दी ही उसका, जैसे हमारे यहाँ यूपीआई है, इस तरह का उसने एक फॉर्मेट, इकोनॉमिक फॉर्मेट लॉन्च कर दिया है, जो 60-65 देशों में ऑपरेट होना शुरू हो गया है या हो जाएगा। तो एक और करेंसी का भी चल रहा है। अमेरिका की ताकत आप जानती हैं, उसमें यह है कि डॉलर, चूंकि दुनिया की सबसे प्रभुत्वशाली मुद्रा है, व्यापार का अधिकांश हिस्सा डॉलर में होता है, अमेरिकन डॉलर में, और इससे ये सुविधा है अमेरिका को कि वो इसको जब चाहता है, जब उसकी जरूरत होती है, तो वो अतिरिक्त डॉलर छाप लेता है और उस अपनी समस्याओं को हल कर लेता है। दूसरे, उसने जो बहुत सारे बॉन्ड निकाले थे, सरकारी बॉन्ड, जो जापान और चीन, सबसे ज्यादा तो चीन के ही पास है, उसके बाद जापान और अन्य देशों के पास है जो विकसित हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जर्मनी वगैरह। अभी जापान ने मार्केट में कुछ बॉन्ड डाल दिए थे और उससे एक दिन के लिए प्रॉब्लम हुई थी, और लोगों का ये कहना है कि जो ये 90 दिन की लीज वापस ली है, नई दी है इन्होंने, ट्रंप साहब ने, वो उन बॉन्ड के खतरे की वजह से दी है। क्योंकि वो बॉन्ड अगर बना लिए जाएंगे मार्केट में, और फिर चीन भी अगर ऐसा करने लगेगा, तो अमेरिकन अर्थव्यवस्था को बहुत तगड़ा झटका लग सकता है। जी 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 बिल्कुल। जी जी, आप अगला सवाल करें। ये सब परिस्थितियां हैं, मतलब जो मैंने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये तो तय है कि चीन झुकने वाला नहीं है, जो कोशिश ट्रंप की थी। तो अगर ये चीन झुकने वाला नहीं है, और दुनिया में जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि ट्रंप ने सिर्फ अभी ये टैरिफ वॉर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति पद संभालने के साथ ही उन्होंने यूक्रेन को लेकर अपनी जो पॉलिसी दिखाई है, गजा को लेकर जो अपनी पॉलिसी दिखाई है, नेटो को लेकर जो पॉलिसी दिखाई है, यूरोपीय यूनियन या फिर यूएसएड, तमाम ऐसी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, मानवाधिकारों की जो संस्था है, जिस तरीके से पुल आउट किया है, इससे दुनिया के तमाम जो लोकतांत्रिक समर्थक देश है, लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, वो नाराज हो गई हैं, और साथ साथ जो प्रगति की ओर जो उन्नत देश हैं, वो भी नाराज हो गए। तो क्या ट्रंप जो अमेरिका को ग्रेट बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये ट्रंप पर ही भारी पड़ता दिख रहा है? फिलहाल मैं अमेरिका के दृष्टिकोण से समझना चाहती हूँ कि क्या ये अमेरिका में उनको लोकप्रिय बना रहा है, क्योंकि रिपब्लिकन में भी जो है उनके विरोध के जो सुर है वो अब तेज हो रहे हैं, और ये उन पर भारी पड़ सकता है। एलॉन मस्क भी इसमें जो है इसी रो में खड़े दिख रहे हैं। देखिए, रिस्क तो है ही है, ये एक रिस्क है, लेकिन ये है कि ट्रंप के पास एक समर्थकों का अलग तरह का वर्ग है, जो रिपब्लिकन पार्टी से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन वो ट्रंप के लिए ज्यादा लॉयल। अभी तक वो उस तरह से नहीं डगमगाया है, लेकिन निश्चित तौर पर जो आम जनता है अमेरिका की, जो ये उम्मीद कर रही है कि सत्ता परिवर्तन के बाद उसके ग्रोसरी के बिल वगैरह कम होंगे और उसकी आय बढ़ेगी, अभी वो कंफ्यूज हुई है। पहले स्तर पे आप ये जरूर स्वीकार कर सकते हैं कि उसमें एक कंफ्यूजन पैदा हुआ है जी। और जो डेमोक्रेट्स ने देश भर में प्रदर्शन आयोजित किए थे, उसमें जिस तरह से लोग आए, और ऐसा लगा कि जैसे पेंशनर्स वगैरह का जो हिस्सा है, सरकारी कर्मचारियों वगैरह का जो हिस्सा है जी। और विभिन्न जो नागरिकताएं हैं, वहां जो विभिन्नताएं हैं, उनका जो हिस्सा है, उसमें तो असंतोष बढ़ा है। लेकिन फिर भी अभी लोग ये इंतजार कर रहे होंगे कि हो सकता है कि जैसा प्रचार हो रहा है ट्रंप के कैंप से, कि इनके जरिए, जैसा कह ही रहे हैं कि 70 देश आके गिड़गिड़ाने लगे, वो तो जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की वो हम आप प्रयोग भी नहीं कर सकते, तो वो जिस तरह की बातें कह रहे हैं, अभी उनके समर्थकों में यह है कि शायद इससे कुछ मिरेकल होने वाला है। लेकिन ट्रंप दरअसल दुनिया की जगह प्रतीक्षा चीन की कर रहे हैं कि चीन घुटने पे कब आता है, वो नहीं नजर आ रहा है, बल्कि चीन जो है बिना हल्ला किए अपनी अंतरराष्ट्रीय एक तो उसने ये काम ये किया है कि युआन को डिवैल्यू कर दिया है जी। अमेरिका इससे भी घबराया है, क्योंकि अगर युआन डिवैल्यू होता है तो जो भी चीजें लगा रहे हैं
उनका मुकाबला करने में चीनी व्यापारियों को, चीनी मैन्युफैक्चरर को आसानी होती है। बिल्कुल। और उससे सबसे पहले तो ये होगा कि यूरोप वगैरह में जो माल उसका एक्सपोर्ट हो रहा होगा वो सस्ता हो गया है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी उन सेक्टर्स में। मान लीजिए अमेरिका में नहीं बढ़ी तो अफ्रीका, यूरोप, एशिया के दूसरे देशों में जी। युआन के सस्ता होने से, डिवैल्यू होने से माल उनका सस्ता हो गया है। बिल्कुल। एकाएक उनको अमेरिका में होगा, जी। उसकी भरपाई दूसरी जगह कुछ हद तक हो जाएगी। तो चीन वो प्रबंधन कर रहा है कि इस परिस्थिति में कि अगर ट्रंप की नीतियां लागू भी हो जाती हैं तो वो क्या करेगा, वो उस पे काम करता हुआ मिल रहा है। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं इसी के साथ। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। चर्चा द ट्रूथ में दर्शकों से अनुरोध कि जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। लौटेंगे। शीतल पी सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चीन और अमेरिका के बीच ये जो ट्रेड वॉर दिख रही है और ये जो है और गंभीर होती दिख रही है, इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन भारत पे जो नकारात्मक असर पड़ रहा है, भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि सबसे बड़ी आबादी भारत में रहती है, 140 करोड़ की ये आबादी, और इसके सामने अर्थव्यवस्था पहले से ही यहाँ पर कुछ बहुत ही बेहतर स्थिति में नहीं है। ऐसे में जो विकास दर है या फिर विकसित भारत बनाने का जो सपना है, उसको कितना बड़ा झटका समझने का क्रम आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ और हमारे साथ शीतल पी सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। सर, चीन अगर घुटने टेकने वाली स्थिति में नहीं दिख रहा है, वो बल्कि लामबंदी करने की कोशिश कर रहा है। अपनी अर्थव्यवस्था का जो इस्तेमाल है वो अमेरिका के खिलाफ एक जंग के रूप में जो है अपनी पोजीशनिंग करता हुआ नजर आ रहा है। शीतल सर, ये कितना सक्सेसफुल एफर्ट जो है चाइना की तरफ से आपको दिख रहा है? क्योंकि एक खबर ये भी है कि अब वो वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया की यात्रा पर चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग वो 14 तारीख से निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल वो ज़रूर करेंगे। और इन देशों की जिनकी मैंने बात की है, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, मलेशिया, इन पर प्रभुत्व जमाने में शायद जिनपिंग को ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। अनम्यूट कर ले सर, अनम्यूट कर ले जी। ठीक है जी सर, जी आवाज आ रही? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए चीन का प्रभुत्व पहले से है। एक्चुअली तो जैसा मैंने कहा कि चीन का प्रभुत्व सारी दुनिया में है, हर बाजार में जी। ये तो एशियान के देश है, यहाँ तो बहुत प्रभुत्व होता है। व्यापार में किसकी क्या पोजीशन है इससे। तो चीन चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और ज्यादातर चीजें वो बना रहा है, लगभग सभी चीजें बना रहा है, और सभी चीजें बनाने में जो इन देशों से उसका कारोबार है इतना नत्थी है एक दूसरे से, और जो इनके थोड़े बहुत वियतनाम से एक बार उसका युद्ध हुआ था, वो सब रिश्ते अब धुल चुके हैं, वो वक्त पुराना हो गया। तो इन देशों में से उसके कुछ इश्यूज हैं, फिलीपींस से हैं, अन्य देशों से भी हैं, लेकिन इसके बावजूद व्यापार में कहीं कोई कमी नहीं आई है। जैसे भारत से भी इश्यूज हैं, बॉर्डर के इश्यूज हैं, लेकिन भारत से उसका सबसे बड़ा भारत से उसका व्यापार रिश्ता है जी। तो ये स्थिति उसकी सब जगह बनी हुई है। उसकी वजह है कि वो दुनिया की फैक्ट्री कहलाता है, क्योंकि हर चीज उनके यहाँ है और उन्होंने बैक एंड अरेंजमेंट इतने स्ट्रांग कर लिए हैं, सप्लाई चेन उनकी इतनी सदृढ़ है। एक ही आंकड़ा लीजिए कि दुनिया में ये जो पानी के जहाज हैं, इनको बनाने के जो ऑर्डर दिए गए थे, चीन को 17 जहाजों का ऑर्डर है इस समय, और अमेरिका को कुल 5 जहाजों का है जी। जबकि एक समय अमेरिका इसमें लीडर था, फिर साउथ कोरिया को उसने डेवलप किया था, लेकिन आज चीन ने वो सब बाजार ले लिया है। इस तरह से सारी चीज पर है। एक सैंपल मैंने बताया, सारी चीजों में उसकी स्थिति बनी हुई है। इसको एकाएक तोड़ के अमेरिका अगर सोचता है या ट्रंप सोचते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में रातों रात पैदा कर लेंगे, ये इतना सरल नहीं है। इसके कुछ और तरीके, व्यापारिक तरीके निकल आएंगे कि चीन से माल जाएगा, किसी और देश में से बिल होगा और फिर अमेरिका में उस बिल से पहुंच जाएगा, और इस तरह से सरकमेंट हो जाएगा, कंपनियां नई खड़ी हो जाएंगी। तो मैन्युफैक्चरिंग उनके यहाँ खड़ी हो चाहे ना हो, लेकिन ये पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी, इसकी संभावना ज्यादा लगती है, क्योंकि ये बहुत आसान है। इसको सिर्फ बिलिंग कागज पे खड़ा करना है और वो रियल में खड़ी करनी है। इस मतलब ये जो चीज, ये जो व्यवस्था है कि चीन के माल को चीनी हटा के वियतनाम के नाम से एक्सपोर्ट हो जाए, यूएई के नाम से एक्सपोर्ट हो जाए, इंडिया के नाम से एक्सपोर्ट हो जाए, जापान के नाम से एक्सपोर्ट हो जाए, ये सब कागज पे होगा। लेकिन अगर अमेरिका चाहता है कि जो सामान चीन में अमेरिकन कंपनियां बना रही हैं वो अमेरिका में बनाने लगे, तो वो एक दीर्घकालिक काम है जिसमें फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, कच्चा माल कहाँ से आएगा वो लाइन आपको जुटानी पड़ेगी, कौन सा शिपिंग एजेंसी होगी, लाइसेंसेस क्या होंगे, बहुत सारा काम उसमें जुड़ जाता है। तो वो इतना आसान नहीं है, जबकि ये उससे ज्यादा आसान है
तो शायद अमेरिका जो सोच रहा है, पता नहीं उसको वो कैसे प्रैक्टिकल नहीं इम्प्लीमेंट है। करेगा। हम्म अभी उसके समझ में नहीं आ रहा कि उसको वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम्म ये अल्टीमेटली ये चीज कहाँ जाएगी। जी बिल्कुल। व्यवहारिक ये नीति नहीं लग रही है। ट्रम्प की जो टैरिफ की पॉलिसी है वो बिल्कुल व्यवहारिक नहीं लग रही है, बल्कि इस पर पहले दिन से ही, जब से 2 अप्रैल को उन्होंने इसकी घोषणा की थी, जिस तरीके से उन्होंने जो पेंगुइन्स हैं, उन जहाँ पर सिर्फ पेंगुइन्स रहती है, उनको भी जो है इस टैरिफ की लिस्ट में शामिल कर लिया था। इसलिए ये भी मजाक के और बिल्कुल ही हल्के अंदाज में कहा जा रहा था, हल्के फुल्के अंदाज में, कि ये AI जनरेटेड जो है वो टैरिफ लिस्ट है। खैर, क्योंकि आपने एक दिलचस्प बात कही कि चीन कहीं ना कहीं अपने इरादों में कामयाब होता हुआ दिख रहा है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर चीन और यूरोप, और अगर मैं साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया के देशों को देख लूँ, तो ये जो लामबंदी हो रही है बेशक आर्थिक मोर्चे पर हो रही है, लेकिन ये दुनिया को कौन सी दिशा दे रही है, अगर मैं जियोपॉलिटिक्स के नज़र से देखूँ? देखिए, ये कौन सी दिशा दे रही है ये अभी तो बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन ये दिशा जो भी बनेगी ये अमेरिका के हित में तो नहीं होगी। जी। और ऐसा लगता है, अब पता नहीं कैसे चीजें अनफोल्ड होंगी। अभी यूरोप कितनी देर तक सस्टेन करेगा, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के रिश्ते एक दूसरी तरह के रहे हैं और इतने पुराने। एकाएक इसमें इतना बदलाव आ जाएगा, ये अभी देखना होगा। एशियाई देशों में भी बहुत, कोरिया है, जापान है, ये अमेरिका पर ही पूरी तरह से सुरक्षा वगैरह के लिए निर्भर रहे हैं। अभी भी उनके यहाँ उनकी फौजें पड़ी हुई हैं। तो ये सारे रिश्ते एकाएक, ये तो बड़ा भूचाल सा आया ना, जो हुआ ये एबनॉर्मल सिचुएशन है। तो अब ये नए रिश्ते किस तरह से अनफोल्ड होंगे, इनको अभी देखना होगा। इनके बारे में कोई स्पेकुलेटिव जजमेंट करना ठीक नहीं होगा। जैसे कोशिश शायद 2 दिन पहले से ही चीन की तरफ से हो गई है, जिस तरीके से शी जिनपिंग ने एक मैसेज दिया था टैरिफ को लेकर, कि जो देश हैं जो टैरिफ को झेल रहे हैं वो जो है एकजुट हो जाए। उन्होंने साउथ एशिया के देशों को भी एकजुट होने के लिए कहा था। चीन के पड़ोसी देशों के लिए भी उन्होंने मैसेज दिया था कि अब एकजुट हो जाना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, चीन के पड़ोसी देशों को मजबूत हो जाना चाहिए। लेकिन इस मैसेज पर ऑस्ट्रेलिया ने इनकार किया है। 1-2 देशों ने और भी जो है इनकार कर दिया है कि वो चीन के इस खुले जो है स्वागत, बाहें फैलाकर जो वो रास्ता खोलने की बात कर रहे हैं, उससे इनकार कर दिया। तो ये तय है कि यूरोप चीन के इस झांसे में या चीन के इस प्रलोभन में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि चीन पे सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो भरोसे की है। नहीं, ये जो ऑस्ट्रेलिया हुआ, ब्रिटेन हुआ, ऐसे 4-5 देश हैं जी, जिनको एक रेस, पर्टिकुलरली एंग्लो सैक्सन रेस कही जाती है, जी, जी, जो उससे जुड़े हुए देश हैं, वो तो हमेशा हर मामले पर अमेरिका के साथ हमें मिलते हैं। टैरिफ के मामले में भी जितना पूरे यूरोप पर टैरिफ था, ब्रिटेन पर उतना टैरिफ नहीं था जी, और ब्रिटेन की ओर से भी बहुत ही नॉमिनल थी। तो ऑस्ट्रेलिया से उसको पूरा यूरोप समझना तो ठीक नहीं होगा। बहुत सारे मामलों में जो राय ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन रखते हैं, पूरा आप जानते ही हैं कि वो ब्रिटेन जो है यूरोप के संघ से अलग हुआ था इसी रिश्ते में। तो ये देश पूरे यूरोप को प्रतिनिधित्व नहीं करते और न एशिया को करते हैं। तो एक तो ये बात देखनी होगी। जब तक अभी पूरी दुनिया की प्रतिक्रिया भी, लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, इन सब में चीन के हाथ पैर बहुत मजबूत हो चुके हैं। इनमें से बहुत, एशिया भी हमारे भारत के इर्द गिर्द, भारत समेत, भारत की राजनीतिक इच्छा चाहे जो हो, लेकिन आर्थिक इच्छा तो हमारा सब व्यापारी चीन से ही जाके कारोबार कर रहा है। और हमारे पड़ोसी देश हैं, सबके चीन से रिश्ते बहुत बढ़िया हैं, बल्कि उसी वजह से भारत से कड़वे हुए कई मामलों में। तो अभी भी दुनिया का पुनर्गठन होता नजर आ रहा है। इस घटना से हो जाएगा ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जैसा है वैसा रहेगा ये भी नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, ये तेज़ी से बदलते जो है वैश्विक परिस्थितियां और वैश्विक पॉलिटिक्स दिख रही है। मैं भारत का पक्ष आपसे समझना चाहूँगी। 1-2 करके कई मौक़ों पर जयशंकर ने भी बयान दिया है टैरिफ को लेकर,
पीयूष गोयल का भी बयान आया है, प्रधानमंत्री का एक भी बयान नहीं है और हमारी वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, उनका भी एक बयान नहीं है। सरकार के अप्रोच को, सरकार के व्यवहार को टैरिफ के प्रति आप कैसे देख रहे हैं? इस सवाल को समझूंगी और इसका उत्तर दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी आपके माध्यम से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। शीतल सर, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। चर्चा द ट्रुथ के दर्शकों से अनुरोध की लगातार बने रहिए आप जस्ट टीवी पर। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। फिर से स्वागत है, चर्चा द ट्रुथ देख रहे हैं आप और हमारे साथ लगातार शीतल पी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार भारत के, जुड़े हुए हैं। शीतल सर, टैरिफ भारत के लिए कोई कम बड़ी चुनौती नहीं है। अगर चीन कोशिशें करता हुआ दिख रहा है, लेकिन भारत क्या कोशिश कर रहा है, भारत की क्या स्ट्रैटेजी है? अगर विदेश मंत्रालय की बात मैं समझूं या फिर जो स्टेटमेंट पहले दिन जारी किया गया कि हम स्थिति पर नज़र रख रहे हैं, उसके बाद कई मौक़ों पर, एक दो मौक़ों पर ही बेशक कम से कम विदेश मंत्री कहते हैं कि हम BTA जो कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, फरवरी में ही नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई थी और उसमें दोनों नेताओं ने इस पर बातचीत जारी रखने की बात कही थी और उसी पर जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे हमें राहत की उम्मीद है या हमें कुछ न कुछ फ़ायदे की उम्मीद है। आप सरकार के अप्रोच को टैरिफ के प्रति कैसे देख रहे हैं? क्या चीन जिस तरीके से स्पष्ट जवाबी कार्रवाई कर रहा है, भारत को ये करना मुश्किल पड़ जाता, समस्याएं बढ़ जाती, जटिलताएं बढ़ जाती, इसीलिए ये जो है बिल्कुल खामोशी? देखिए, भारत के सामने बड़ी जटिलताएं हैं, बहुत ही सीरियस पोजीशन है भारत की, इसलिए कि चीन से हमारा सीमा विवाद है और वो ऐसा अनसुलझा विवाद है जो बहुत ही कड़वा उसका अनुभव है। हमारा 62 के युद्ध का अनुभव हमारे सामने है। हम कहते हैं कि हमारी बहुत सारी जमीन उसने कब्जा कर रखी है। वो कहता है कि ये जमीन हमारी थी, ये इस पे अभी आप बैठे हुए हैं। बहुत सारी अरुणाचल को और इसको कहता है। वो इतिहास की कुछ बातें कहता है, हम डूरंड लाइन और अन्य जो ब्रिटिश शासनकाल में बनी थी उसकी बातें कहते हैं जी। ये ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो कड़वाहट को पिछले बहुत वर्षों में 7-8 दशक हो गए हैं दोनों देशों को इस सवाल से जूझते हुए हल नहीं कर पाए हैं और बीच बीच में कुछ न कुछ इधर उधर की चीज हो जाती है। हमारे राजनय में भी और हमारे सामाजिक विचार आचार में भारत में चीन को बड़ी शंका से देखा जाता है जी। इसी कारण से। लेकिन ये भी सच्चाई है कि चीन से ही हमारा सबसे बड़ा व्यापार है, ये एक रियलिटी है जी। चीन से ही हम सबसे बड़ा व्यापार भी करते हैं और जिसमें चीन फायदे में है जी। उसमें व्यापार घटा हमारे विरुद्ध है और सारा चीन के फायदे में है। लेकिन हमारी जो इच्छा है वो चीन के विरुद्ध है, इसलिए हम अमेरिका के में जाते हुए मिलते हैं, नजर आते हैं। लेकिन एक इसमें शक्ति है कि हमारा बहुत पुराना सामरिक रिश्ता रूस के साथ है जी। और एक जमाने रूस और चीन में आपसी रिश्ते बहुत कड़वे थे, तो तब तो वो बात समझ में आती थी। अब रूस और चीन के रिश्ते बहुत क्लोज हो गए हैं। अभी जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है इस पूरे दौरान तो, और इधर लगातार ही अमेरिका के मुकाबले में चीन और रूस तो एक दूसरे से पूरी तरह से नत्थी हो चुके हैं जी। उसके बाद नाम की संस्था आई जिसमें 5-6 सबसे बड़े देश जो हैं दुनिया में, अमेरिका के बाद, यूरोप के बाद, अलग से वो एक साथ आए और उनमें बहुत सारे बातें अभी हुई। भारत भी उसमें है जी। लेकिन मोदी जी बैठा के ट्रंप ने ब्रिक्स को एकदम उड़ा दिया जी। ये क्या चीज है, बेकार की चीज। ब्रिक्स अगर बनता है तो उसमें आर्थिक जो प्रणाली है उसमें डॉलर की भूमिका खत्म हो सकती है जी। और ये इस अमेरिका बेचैन है कि ब्रिक्स में एक तो सारे इस समय के सबसे बड़े उत्पादक देश वहां चले जाएंगे, ब्राजील है उसमें, दक्षिण अफ्रीका है, भारत है जी। रूस है, चीन है। तो अगर ये सब अपनी डॉलर की जगह आपस में व्यापार का अरेंजमेंट कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन जाए, क्योंकि इनकी सबकी विकास दर बेहतर है तुलनात्मक रूप में दुनिया में। बिल्कुल। तो ये एक भारी समस्या है, ये समस्या जटिल है। उस समय मोदी जी ने कुछ भी उसका रिएक्ट नहीं किया, उनके मुंह पे उसने वो सब कही थी ट्रंप ने। तो भारत की वही स्थिति है कि इसका स्टैंड क्या है ये प्रकट करने में अभी जो नेतृत्व है ये सक्षम नहीं दिखता जी। ये परिस्थितियों इंतजार कर रहा है। कई बार इसको लगता है कि चीन और अमेरिका के विवाद में इसको फायदा हो जाएगा, चीन से कंपनियां निकल के यहाँ आ जाएंगी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, अमेरिकन वगैरह, जैसे एप्पल आ गई है साउथ में बनाती है तो अन्य कंपनियां भी आएंगी। एक तो ये प्रतीक्षा हो रही है। दूसरे ये है कि अमेरिका चाहे जैसी बात कहे, हम अमेरिका से कड़वी बात नहीं कहेंगे और हम उससे
समझौते की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे पीयूष गोयल साहब वहां होके आए थे, कोई बात नहीं बनी थी, लेकिन लगे हुए हैं। विदेश मंत्री भी उसी तरह की बात कर रहे हैं जिससे बात कोई बन जाए, कड़वाहट ना हो। ट्रम्प बहुत अजीबोगरीब बातें करते रहते हैं। भारत उससे बहुत छोटा सा व्यापार है जी, लेकिन उस व्यापार की वो मार चुनौती बताते रहते हैं कि भारत पता नहीं क्या लूट ले रहा है उनसे। तो उससे, जबकि ट्रम्प को यहाँ बहुत ही पूजा पाजा गया था हमारे समाज में, उनके लिए हवन किए गए थे उनकी जीत के लिए, और तमाम चीजें, जो हमारा राइट विंग है उनके ढोल बजा रहा था। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो ढोल बजाए कि चुप रहे, कि क्या कहे, कहीं कुछ बोल देता है। तो भारत की स्थिति इस समय अस्पष्ट है, ये यूं कहा जाए। सच्चाई यह है कि वो चाहता है कि अमेरिका से उसकी डील हो जाए, अमेरिका से, लेकिन जो अमेरिका चाह रहा है, अगर उन शर्तों पर डील होगी तो भारत तबाह हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका अगर हमारे कृषि बाजार वगैरह में उतर आया, अभी तो मोटरसाइकिल कारोबार के लिए ही प्रेशर कर रहा है और कुछ और चीजें हैं, लेकिन अगर वो उसे हमने एग्रीकल्चर खोल दिया तो भारत बहुत गरीब देश है, बहुत बड़ा हिस्सा हमारा बहुत गरीब है, कृषि प्रधान देश है, 55-60% आबादी उसी पर निर्भर है। अगर उस हिस्से में अमेरिकन बाजार घुसा तो हम तो मारे जाएंगे। बिल्कुल। तो वो एक औद्योगिक रूप से बहुत सक्षम नहीं है। सच्चाई है कि हम सक्षम ही नहीं है, हम तो बस चल रहा है बस किसी तरह से। कल चूंकि एक बड़ा देश है, 45 करोड़ की आबादी है, सामरिक इसकी चीन के बॉर्डर पे होने के नाते यूरोप और या अमेरिका को हमारी जरूरत है जी। इसलिए अमेरिका हमसे रिश्ता बनाए रखता है कि कभी जरूरत पड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो भारत एक बड़े देश के साथ उसका मामला बना रहे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय जरूरत है, लेकिन भारत अपनी कोई भूमिका तय नहीं कर पा रहा, मौके के इंतजार में है कि कुछ फायदा हो जाए। चाहता वो है कि अमेरिका से रिश्ते ज्यादा अच्छे हों, चीन से बिगड़े नहीं और अमेरिका से अच्छे हों। लेकिन अब कैटास्ट्रॉफी है कि पता नहीं ये परिस्थिति ऐसी जैसी है ऐसी ही चलेगी या दूसरी तरफ अनफोल्ड हो जाएगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जो होगा उस हिसाब से फैसले लेंगे। जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है और वित्त मंत्री जी की, एक मामलों में वो मुंह नहीं खोलते, वो देश के भी मामलों में मणिपुर वगैरह में बोलते हुए बहुत हिचकते हैं। और सीमा विवाद के मामले में वो एक सेंटेंस किसी तरह बोले थे, वो भी उनके गले में अटक गया और अभी तक उनकी आलोचना का बायस बनता है कि कोई नहीं घुसा और कोई नहीं निकला वगैरह जी। तो वो उनकी कमजोरियां हैं वहां उस लेवल पर। और भाषा के संकट से वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का ढोल चाहे जितना पीट ले कि उनका डंका बज रहा है, लेकिन समस्या यह है कि उनको समस्या होती है अगर दूसरा नेता अंग्रेजी भाषा में अपनी बात फ्लुएंटली बोल रहा है तो एकाएक वो उसको रिएक्ट कर पाने में सक्षम नहीं होते। वो उनकी कमजोरी है और उस कमजोरी को बाहर के नेता सब जानते हैं। जैसे वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने एक क्वेश्चन जो मोदी जी से किया गया था उसको खुद ही ले लिया और तो उत्तर देने लगे। वो समझ गए थे कि अभी हकलाने लगेंगे, इनके समझ में नहीं आएगा, ट्रांसलेटर से सुनना चाह रहे थे जी। तो वो परिस्थिति है, रियलिटी हमारी यही है। जी, लेकिन भाषा की ये जो बैरियर है, शायद अब वो तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री के रूप में भारत का, तो ये कितना सटीक, अगर इस तरह की बातें हैं तो वो सही हैं धरातल के अगर लिहाज से देखा जाए, ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो। खैर, मैं ये समझना चाहूँगी कि अगर मैं साउथ एशिया को समझ पा रही हूँ और हिंद महासागर में जो है भारत की भूमिका को समझ पा रही हूँ, तो अमेरिका को भारत की ज़्यादा ज़रूरत है। भारत की जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था है, कृषि प्रधान देश है और हमने कोविड के समय भी इसका अनुभव किया कि कृषि क्षेत्र ही अगर हम मजबूत कर ले तो भारत अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रख सकता है, बाहरी प्रभाव को भी सीमित किया जा सकता है। लेकिन ये बार्गेनिंग की सिचुएशन के बावजूद भारत के सरकार की तरफ से या फिर हमारे जो तंत्र है, मैकेनिज्म, सिस्टम है, उसकी तरफ से अगर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया जाना या लाचारी का प्रदर्शन करना, क्या वजह हो सकती है शीतल से? नहीं, उसकी वजह यही है कि हम अभी आर्थिक रूप से इसके बावजूद कि एक बड़ी आबादी होने के नाते हम 5वीं पोजीशन पे हैं दुनिया में जी। उसकी वजह ये इतनी बड़ी आबादी कंज्यूम करेगी तो उसका कुछ आर्थिक रिजल्ट आएगा। हमने बीच में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट किए हैं और यूपीए के जमाने में हमारी विकास दर भी अच्छी थी जी। इस समय भी विकास दर हमारी कई बार हम आंकड़ों में कह देते हैं कि हम दुनिया में सबसे आगे भी हैं जी। लेकिन उन सब पर अब दुनिया में शंका होने लगी है क्योंकि ये हमारा जो एक्सपोर्ट का बिल है वो कोई बहुत उसमें कोई जादूगरी हुई नहीं है जी। और हमारी
ऐसी कोई चीज आ नहीं रही है जिसकी वजह से हम दुनिया में जाने जाएं, जिससे दुनिया मजबूर हो हमारी उसके लिए, सिवाय ये जो हम बाजार की बात कहते हैं, ये भी पश्चिम में सब इसको पढ़ लेते हैं। उनकी एजेंसी जानती है कि हमारे 145 करोड़ में 100 करोड़ की आबादी तो ऐसी है जिसके पास कोई परचेजिंग पावर बची ही नहीं है। वो सिर्फ भोजन कर रही है और भर के लिए निर्भर है। उसके पास परचेजिंग पावर ही नहीं है, वो भारत में ही कुछ नहीं खरीद पा रही है। मोटरसाइकिलों की खरीद घट गई है, दोपहिया वाहनों की घटी है, कारों की घटी है, तो हमारे बाजार में वो जोश नहीं है। तो वो सब चीजें हमें यहाँ अपने प्रचार के माध्यमों से छुपाई भले जा सके या जा सकी हैं, लेकिन दुनिया में तो उनको जानने के तौर तरीके हैं ना, तो वो उन चीजों का अध्ययन करते रहते हैं और कराते रहते हैं। तो वो जब कोई फैसला, इसीलिए वो उत्साह भारत में कंपनी लाने का या फैक्ट्री लगाने का पश्चिम के उद्योगपतियों में नहीं दिखता, जितना वो वियतनाम वगैरह में चले जाते हैं तुलनात्मक रूप में। चीन से जो कुछ कंपनियां निकली छोटी, थोड़ा बहुत से, उनमें से सब कहाँ एक आध हमारे यहाँ आई, ज्यादातर तो दूसरी जगह निकल गई। तो अभी भारत के सामने बहुत चैलेंजेस हैं और हमें चैलेंजेस को हल करना है, तब बात बनेगी। मैं सुरक्षा के दृष्टि से भी भारत की स्थिति को ज़रूर, अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण है और चीन के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। क्या चीन ये चाहेगा कि भारत जो है अमेरिका के खेमे में चला जाए, और चीन ये पूरी कोशिश कर रहा है, अभी कम से कम ये कोशिश करता हुआ दिख रहा है कि भारत उसी के खेमे में रहे। और दो युद्ध चल रहे हैं, ये जो टैरिफ वॉर शुरू हो गई है, इसके बीच दो युद्ध का जो बैकड्रॉप, पृष्ठभूमि लगातार चली आ रही है, इसका भी असर मैं भारत की जो विदेश नीति है मैं समझना चाहूँगी आपके ज़रिए। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक के लिए रुकूंगी चर्चा द ट्रुथ में। एक समय ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। फिर से स्वागत है, चर्चा द ट्रुथ देख रहे हैं आप, और सीधे चलते हैं शीतल जी के पास। शीतल सर, अगर आर्थिक मोर्चे पर हम पूरी दुनिया को जिस तरीके से आपके ज़रिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं सुरक्षा के मोर्चे पर देखूं, रक्षा के मोर्चे पर देखूं, तो भारत की जो स्थिति है वो अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और क्वाड को कैसे भूला जा सकता है? क्वाड जैसे संस्था का क्या, अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो फिर क्वाड का क्या? और भारत इस पूरी जटिलताओं में अपने जो कुछ सकारात्मक पॉइंट्स हैं, जो बिंदु हैं, क्या उनका कूटनीतिक इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है? अगर मैं मार्केट को छोड़ दूं कि भारत, चलिए एक जो है परचेजिंग पावर कम है यहाँ पर लोगों की, इसलिए यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि यहाँ से विड्रॉल हो रहा है, यहाँ से बिकवाली हो रही है। शीतल सर, नहीं, भारत जितना उसका साइज है, इकोनॉमिक साइज, उस हिसाब से एफर्ट्स करता रहा है। जी जी। इकरार में हम दरगाह के बारे में बीच बीच में हमारे यहाँ से खबरें आती रहती हैं, चाबहार जो है उस पर हम कभी कभी मूवमेंट करते हैं, तो ऐसा नहीं, हम अपने हाथ पैर निकालने की कोशिश तो करते ही हैं। जहाँ तक ये क्वाड की बात है, ये एक विचार है जो बीच बीच में इसके बारे में जब जियोपॉलिटिकल कोई चैलेंज आता है तो चर्चा होने लगती है, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी नहीं जी। जैसे ब्रिक्स के तौर पर हम देख रहे हैं, उसके सालाना इधर उधर एक्टिविटीज हो रही हैं, उस तरह से क्वाड एक विचार तो आया, उसमें थोड़ा सा मूवमेंट अमेरिका ने किया, फिर बाद में ठप सा पड़ा हुआ है, कोई उसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है जी। भारत की जनसंख्या और भारत की सेना जी पश्चिम और अमेरिकन पॉलिसी की जरूरत है, लेकिन उसके एवज में वो हमें बहुत चीजें कंसीड नहीं करते हैं। ठीक है जी। वो उनकी जरूरत है, लेकिन वो जरूरत से वो ऐसा नहीं कि वो हमसे झुक के बात करें, इसके बावजूद वो चढ़ के ही बात करते हैं जी जी, और अपनी चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं। ये हमारे उनके बीच एक कन्फ्रंटेशन का इशू रहेगा, और चूंकि टेक्नोलॉजिकल गैप हमारे उनके बीच बहुत ज्यादा है, तो हमारी उपयोगिता जो है वो बहुत सीमित क्षेत्रों में है, और उन क्षेत्रों में कठिनाइयां आने लगती हैं। जैसे हम उनको दवा सप्लाई करते हैं, लेकिन हमारी दवा कंपनियां वहां जाके वहां के कायदे कानूनों की शिकार होती हैं कई बार, और इसलिए होती हैं कि उनकी यहाँ आदत बेईमानी की पड़ी हुई है। यहाँ हमारी जो दवा कंपनियां जिस तरह से उनको ढील मिली हुई है गलत सही करने की, और नकली दवाओं का हम बहुत बड़ा भंडार है जी। इसी तरह से हमारे दूसरे व्यापारिक क्षेत्र हैं जिनमें जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह में है जी। सॉफ्टवेयर में हमने एक बड़ी सफलता हमारे पिछले 3-4 दशकों में जो भी है वो एक सफल हमारी चीज है, और सर्विसेज में इस समय हमारा सारी ग्रोथ का इंजन ही सर्विस है जी। तो
अब इन सब चीजों में इकोनॉमिक चैलेंज है जो वेस्ट को मिलता है जी। और वेस्ट ने मतलब अपनी जेब को ठीक करने में लगा हुआ है कि हमारे जहां जहां से लूप होल हैं हम बंद करें। तो वो दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये क्षेत्र भी उसमें सामने आते हैं। फिलहाल तो अभी अच्छा हुआ है कि अभी दवा के मामले में ट्रम्प प्रशासन ने आपको नहीं दबाया है। हाँ, और हमारी घोषणा कर दी थी, घोषणा की जा चुकी थी ट्रम्प की तरफ से, लेकिन अभी क्योंकि पॉज हो गया है तो सभी तरह के जो है टैरिफ्स पर रोक लगा दी गई। दवा वाला क्षेत्र छोड़ के था नहीं, उसके 2 दिन के बाद घोषणा हो चुकी थी कि वो फार्मास्यूटिकल को, फार्मा को भी जो है अब टैरिफ के दायरे में लाएंगे और इसकी जल्द ही घोषणा की बात हुई थी। जी, मतलब छाने पर हैं ये चीजें भी, ऐसा नहीं कि उनको वो इसकी अनदेखी करेंगे। वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जी। तो यही है कि हमारे पास जो थोड़ी सफलताएं हैं वो भी चैलेंज के दायरे में है। एक तो ये है और हमारे लिए जो है मतलब कुल मिला जुला के बहुत ही कठिन परिस्थितियां हैं। बिल्कुल, क्योंकि और चीन जो है, जो हम चीन और भारत के जो रिश्ते हैं, चीन ये जानता है कि भारत को अमेरिका अपने पाले में रखना चाहता है। क्वाड के बारे में ऐसा नहीं, इनको पता नहीं है जी। लेकिन चीन भी भारत से रिश्ता करते समय कंसीड नहीं करता कोई चीज कि हमारे बॉर्डर वगैरह के इश्यूज पे वो थोड़ा कंसीड करके सुलह करके इसको फिनिश करे। ऐसा नहीं, वो जिन चीजों पे अपना बजट है वो उन चीजों पे वहां बजट है वो भी। लेकिन फिर भी भारत से रिश्ता नॉर्मल करने की अभी हमारे यहाँ से जो एफर्ट्स हुए, वहां से भी एफर्ट्स हुए। अभी तक पोजीशन आप कह सकते हैं कि ठीक है, नॉर्मल है। अभी ऐसी कोई कड़वाहट की बात फिलहाल नहीं है। और जो सीमा पर तनाव बीच में पैदा भी हो गया था पिछले वर्षों में, वो इस समय उतना कड़वा नहीं है। लेकिन बीच बीच में अरुणाचल प्रदेश से, इधर से उधर से ऐसी खबरें आती रहती हैं जो हमारे विश्वास को जो पनपता रहता है उसको फिर से नष्ट कर देती है जी। तो ये बड़ा ही कमजोर सा धागा है हमारे और चीन के बीच रिश्तों का जी। और इसलिए हम पर पश्चिम के हाथ जाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल श्रीते सर, क्या भारत अगर ऐसा प्रयास करे जो कि नेहरू के ज़माने में जो प्रथम प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से शुरू हुई थी, तटस्थ बने रहने की नीति, कि महाशक्तियों के साथ ना जाकर जो ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश हैं, उनके साथ एक लामबंदी की जाए और इसमें वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया हो जाएं, साउथ ईस्ट नेशंस हो जाएं या फिर मध्य पूर्व के जो देश हो जाएं। हालांकि उनकी जटिलताएं अलग है युद्ध के साए में, रूस की अलग मजबूरी है। क्या इस तरह के प्रयास होने चाहिए थे जो कि नहीं किए जा रहे हैं? चीन अगर प्रयास करता दिख रहा है क्योंकि उसने अमेरिका से सीधे सीधे टक्कर लेने की जो है कोशिश कर रहा है और इसके जो है स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। भारत ऐसा कर सकता है और इसमें वो कामयाब भी हो सकता है। इसकी कितनी संभावनाएं आप देख पा रहे हैं? ये संभावनाएं नेहरू जी के साथ ही खत्म हो गई, बल्कि यूं कहा जाए 62 के वार से ही खत्म हो गई जी। इसके बाद भारत की ओर से इंदिरा गांधी के जमाने में कुछ प्रयास हुए और उस समय तक उसकी एक आशा आप कह सकते हैं बनी रही। लेकिन फिर वो कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद ये एरिया हमारे जो भी नेतृत्व उसके बाद हुआ, वीपी सिंह हुए, चंद्रशेखर जी हुए, ये धीरे धीरे हमारी पहल इस हाथ से निकल गई जी। अब जो सरकार है की, ये जो मोदी जी वगैरह की सरकार है, चूंकि ये आइडियोलॉजिकली पहले से ही अमेरिका पर आप कह सकते हैं हमारी सोच रही है जी। हाँ, सोच इनकी अंतर्राष्ट्रीय सोच आज की परिस्थितियों में उसमें संशोधन हो रहे हैं क्योंकि रियलिटी चीजों को बदल देती है जी। लेकिन मन में इनकी इच्छा वही थी, लेकिन वो तो अमेरिका वगैरह से उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, बात तो फिर रह गई वो जी। तो अब वो स्थिति की है और दुनिया में इस बीच जो इस्लाम वर्सेस वेस्ट का जो कन्फ्रंटेशन है जी। और जिसका छोटा मोटा कन्नोटेशन भारत में भी है, जिसकी वजह से राइट विंग यहाँ उदित हुआ जी। और विकसित हुआ, और दुनिया में इधर जो इस्लाम वर्सेस आप कह सकते हैं बाकी धर्मों के जो लोग हैं उनके बीच एक बाहट है और ये जियोपॉलिटिकल इशू में बदल गई है बहुत हद तक। इस सब ने परिस्थितियां वैसी छोड़ी नहीं है कि, और बहुत सारे देश चूंकि इस अम्ब्रेला में आते हैं जी। तो अब नए सवाल पैदा हो गए हैं एक्चुअली, और उन सवालों को अभी हल करने में विश्व राजनीति रास्ते ढूंढ रही है, कहीं पहुंची नहीं
बिल्कुल, क्योंकि अगर चीन ये कोशिश कर रहा है, सऊदी अरब का एक मैं ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगी कि सऊदी अरब बहुत ही प्रगतिशील विचारों वाला नज़र आता है और उसकी महत्वपूर्ण जो है महत्ता है उसको कम करके नहीं आंका जा सकता है। भारत की अगर कोशिश हो तो शायद अगर शुरुआत ही क्यों ना हो, बिल्कुल बुनियादी शुरुआत ही क्यों ना हो, सफलता मिल सकती है। जब नेहरू सपना देख सकते हैं, जब भारत अभी पैदा ही हुआ था, ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी हुआ था, तो फिर भारत इस वक्त क्यों नहीं देख सकता, जबकि तकनीक का जो है बोलबाला है। शीतल सर, एक आखिरी टिप्पणी और फिर समय समाप्त। जी नहीं, बिल्कुल अच्छी चीजें क्यों नहीं देखी जा सकती, क्यों नहीं सोची जा सकती, बिल्कुल सोची जानी चाहिए, बल्कि यूं कहें जी। लेकिन उसमें विचारधारा का प्रश्न आ ही जाता है। अभी जो विचार है वो विचार ट्रंप का प्रचार कर रहा है, ट्रंप को अब की बार ट्रंप सरकार कर रहा है। जी। तो ये दोनों चीजें कैसे हो सकती है कि आप गुट निरपेक्ष रहे और ट्रंप अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाए? तो हमने तो अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है ना, हमारे राइट विंग ने तो अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है कि वो तो ट्रंप की सरकार चाहते थे। अब ये और बात है कि ट्रंप जो है ऐसे फैसले ले रहे हैं कि अब आप वो नहीं कह पा रहे हैं, वरना तो आप ट्रंप जिंदाबाद करते मिलते भारत में। जी, ये जियो पॉलिटिकल रियलिटी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी शीतल सर, आपने समय दिया और जस्ट टीवी के साथ जुड़े, आपका आभार। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपका लगातार स्नेह हम तक फीडबैक के रूप में पहुँच रहा है, इसलिए अपेक्षा लगातार बनी हुई है। आप हमें ईमेल भेजें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी अपना फीडबैक पहुँचा सकते हैं। देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।